हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज आपका स्वागत है क्लास 10th के लेक्चर नंबर 4 में। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने कर रखा है वो ऑलरेडी उनकी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में दे रखी हैं और आज हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर होने वाला है रेस्पिरेशन के ऊपर। ये लेक्चर नंबर 4 जो होगा ये हमारा होगा रेस्पिरेशन के ऊपर, लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन के ऊपर। क्लियर है? इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होने वाला है। ये मेरा तुमसे ये प्रॉमिस है, ये तुमसे वादा है कि अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें रेस्पिरेशन फिर कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो फिर इसके साथ इसको हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है भाई ये क्या है? तो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 जो होने वाला है ये होने वाला है भाई किस पे? तो ये होने वाला है रेस्पिरेशन के ऊपर। एक क्विक रिव्यू लेना चाहेंगे पिछले कुछ लेक्चर्स की कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था और क्या वो बातें हमें आज याद हैं। तो इसको शुरू करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखे थे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस के, उसमें हमने सिंपली लाइफ को डिफाइन किया था, हमने लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन किया था। हम आगे जब बढ़े थे तो हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया था कि भैया व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमने देखा था व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने देखा था व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस को भी देखा था, हमने वहां कीमोसिंथेसिस को भी देखा था, हमने हेटेरोट्रॉपिक के अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, हमने सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखा था। जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे थे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल देखा था, जहां पर हमें बहुत सारे फंक्शंस हमें बहुत सारे देखने को मिले थे। हमें काफी मजा भी आया था। वहां पर हमने अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है इस चीज को भी देखा था। अगर न्यूट्रिशन के डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करें तो हमें यह पता चलता है कि न्यूट्रिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स टेक देयर फूड एंड सिंथेसाइज इट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल ये है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। दैट्स इट। बस इतना ही फंक्शन होता है, बस इतने प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमने फूड तो ले लिया, फूड को तोड़ भी दिया और उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया। फूड हमारे ब्लड में मिल चुका है। अब फूड हमारे ब्लड में मिल गया है तो इससे क्या फायदा हमें? तो उसका फायदा हमें यह है कि उस फूड से हम एनर्जी निकालेंगे और यही प्रोसेस जो फूड से हम एनर्जी निकालते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, वो फूड से एनर्जी निकालने के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारे सिलेबस में हमें देखना है वहां पर हमें रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को देखना है, हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर जिक्र करेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है इसके ऊपर देखेंगे एंड फाइनली हमारे पास होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा मैकेनिज्म। तो इन सब चीजों को देखने से पहले आज की वीडियो में हम सिंपली बस इतना ही देखेंगे कि भैया व्हाट इज रेस्पिरेशन और इसके टाइप्स क्या होते हैं। हम बाद में फिर हम एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस भी लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। अब जो फूड हमने लिया था उससे एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है यही रेस्पिरेशन है। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इसे तुम भी नोट कर लेना। चलो इसे लिखने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करते हैं कैसे। तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स synthesize energy from
देयर फूड, मतलब फूड जो हमने लिया था किस में, न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड हमने लिया था उस फूड से अब हम रेस्पिरेशन के मदद से एनर्जी रिलीज करवाएंगे। और ये एनर्जी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो भाई ये एनर्जी जो होगा ये होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी मिलेगी हमें। फाइन, तो ये था रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, काफी बेसिक था, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इसे नोट कर लेना और इसे हमेशा अपने ब्रेन में रखना। रेस्पिरेशन को देख लेने के बाद हम इसे क्या करते हैं, इसके टाइप्स के ऊपर चलते हैं। फाइन, तो इसे नोट कर लो। फिलहाल डेफिनेशन को जान लेने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ते हैं यहां पर हम देखेंगे क्या कि भाई किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक चीज, एक क्विक रिव्यू हम देख लेते हैं। रिव्यू क्या, एक इसी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। इधर से देखना कि इधर हमने लिया था फूड, फाइन, और ये फूड फिर हमारे रेस्पिरेटरी ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ कहां मिल गया था, तो ये हमारे ब्लड में मिल गया था। ये ब्लड में अब ये ट्रांसपोर्टेशन के मदद से इस ब्लड में क्या है, तो इस ब्लड में भाई फूड है। और ये फूड कहां तक आ गया, तो फूड आ गया इस सेल के अंदर। इधर से एयर आ रहा है, ये एयर कहां हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मदद से ये ब्लड में मिल जा रहा है। ब्लड में क्या मिल जा रहा है, तो ब्लड में एयर मिल जा रहा है। तो सेल के अंदर भाई क्या है, सेल के अंदर फूड भी है और सेल के अंदर अब एयर भी है। तो अब इन दोनों के बीच होगा रिएक्शन, और इन दोनों के बीच जो होगा रिएक्शन वही हो जाएगा फिर रेस्पिरेशन। तो इसको आगे की ओर देखते हैं। आगे हम किस तरीके से देखते हैं कि जैसे इस फूड है, फूड अगर लेट अस सपोज दैट कि फूड किस फॉर्म में है, तो फूड है भैया ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज का जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें पता चलता है दिस इज C6H12O6, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के मिलने से बना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर और बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तुम्हें अगर पता नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्लास 10th में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड क्या होता है। जब तुम चैप्टर नंबर 4 अपने केमिस्ट्री का पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कार्बन में जब तुम कार्बन कंपाउंड में जब तुम फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे तो वहां तुम्हें पढ़ने को मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वहां तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। तो वहां तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई एल्डिहाइड होता क्या है। तो वहां तुम एल्डिहाइड से मुलाकात तुम्हें हो जाएगी। फिलहाल जान लो कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। इतना कुछ जान लिए, अब हम इसे केमिकल रिएक्शंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, इसे इरेज कर रहा हूं, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब इसके बाद क्या होता है कि हम इसे देखते हैं कि भाई इसका क्या फंडा है। तो सबसे पहला फंडा हमें यहां देखने को मिलता है कि यहां पर है भाई ग्लूकोज। ग्लूकोज है, कोई डाउट नहीं है। ग्लूकोज कहने का मतलब कि C6H12O6 है। अगर हम इसे और अच्छे से समझे तो ये क्या है, तो भैया 6 कार्बन का कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। 6 कार्बन का यहां तुम्हें कंपाउंड देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद जब हम और रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं तो एक सेल में जैसा कि बताया कि रिएक्शन हो रहा है, तो एक सेल के पास इसका साइटोप्लाज्म भी होता है और इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वहां एनर्जी निकल रहा होगा, तो और एनर्जी रेस्पिरेशन से निकल रहा है, तो यहां पर जरूरी ही माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन आने वाला है। फाइन, तो याद रखना दो चीज है, ये रिएक्शन जो होगा इस दौरान, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां पर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसमें यहां पर एक केमिकल बनाया जाता है जिसका नाम है पाइरूवेट। ये पाइरूवेट भैया जानते हो क्या होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड ये होता है और इसके साथ कुछ मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होता है। इतना जान लिए। अब हमारे पास यहां से 3 केस निकल करके आता है। वो 3 केस कौन कौन सा है उसे देखना। वो 3 केस हम 1, 2 और 3 के रूप में देखेंगे। और ये तीनों का तीनों केस क्या होता है, ये भैया हो रहा होता है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है।
तीन केस में हम क्या क्या ले सकते हैं। एक केस लेंगे जहां ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, एक केस लेंगे जहां पर ऑक्सीजन पूरा का पूरा प्रेजेंट है, और एक केस ऐसा लेंगे जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो है लेकिन वो आधा अधूरा है, उसकी थोड़ी कमी हो रखी है वहां पर। तो सबसे पहले लेंगे ऑक्सीजन जो है यहां पर वो क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। यहां पर थर्ड केस में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड हेयर क्या है, यहां पर है भैया लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसके ऊपर हम रिएक्शंस लिखने की कोशिश करते हैं। डाउट है इसको समझ लो, इसको नोट कर लो। फाइन। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जहां पर एब्सेंट होता है, यहां पर ऑक्सीजन जहां पर एब्सेंट होता है तो यहां पर बन रहा होता है क्या, इथेनॉल, यहां पर इथेनॉल बनता है, ठीक है। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है यहां पर लैक्टिक एसिड बनता है, और जहां पर ऑक्सीजन पूरा पूरा मौजूद होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके साथ कुछ इनके बाई प्रोडक्ट्स भी निकल करके आते हैं, उन बाई प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ये इथेनॉल, 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 यहां पर भी जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई इथेनॉल क्या होता है। अब जैसे कि तुम केमिस्ट्री जब तुम पढ़ने जाओगे वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम्हें बताया जाएगा कि सिंगल कार्बन जो होता है जब उसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो सिंगल कार्बन वाले को मेथ से डिनोट करते हैं, दो कार्बन है तो एथ से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से फाइन, इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जब इसको देखें तो जैसा कि तुम्हें बताया इसके साथ फिर CO2 और समथिंग समथिंग एनर्जी निकल जाएगा। ये एनर्जी ATP के फॉर्म में होगा, यहां पर भी कुछ एनर्जी निकल जाएगा, ये भी ATP के फॉर्म में होगा। एंड फाइनली यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी CO2 प्लस H2O और समथिंग समथिंग एनर्जी निकल जाएगा, ये भी एनर्जी क्या होगा, ATP के फॉर्म में होगा। जैसा कि तुम्हें बताया इथेनॉल भाई कितने कार्बन का बना है, तो ये 2 कार्बन का बना है, ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, और ये देखो ये तो 1 कार्बन का बना है। तो यही कुल मिला के रिएक्शंस होता है हमारे पास। यही रिएक्शन है कि साइटोप्लाज्म के अंदर पहला रिएक्शन है जहां पे ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ दिया, जहां पर कार्बन और 3 कार्बन का बना मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट और एनर्जी। एंड अगेन पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तोड़ा गया है, जहां पर ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना ले रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बना लेता है, जो लैक्टिक एसिड बना लेता है जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। एंड फाइनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी जो हमारे अंदर हो रहा होता है। कभी कभी अगर हमारे किसी मसल्स में, फॉर एग्जांपल हमारे पैर का मसल हो गया, हमारे हाथों का मसल हो गया, जहां पर ऑक्सीजन अगर प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है जानते हो, यहां पर मसल में हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। और ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू जो होता है, यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पेन देखने को मिलता है। फाइन। तो इसीलिए कभी कभी देखते हो कि पैर अचानक से पैर के मसल्स में अजीब सा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जो काफी पेन देता है। ये कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट्स तक का होता है। फिर जब वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो जाती है तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फाइन। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। इसको एक काम करो, इसको नोट कर लो और उसको याद रखना। ये ऑलरेडी तुम्हारे बुक में भी मेंशन है, बुक में भी इसी तरीके से मेंशन है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें अच्छे तरीके से बता दिया। फाइन। इतना हमने देख लिया है रेस्पिरेशन में। हम आगे क्या करेंगे कि हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन एंड फाइनली हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पूरे डिटेल में देखेंगे। इसको नोट कर लो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने एनसीईआरटी को रीड करना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द बेस्ट। फाइन। और एक और चीज, जो भी तुम्हें डाउट है उसको नीचे जरूर लिख करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना और प्लीज अपने शेयर भी करना, सब्सक्राइब कर देना और जाओ फिर आगे की तैयारी करो।